Dear friends, you are welcome. Here I, Dr. Shamsher Singh, welcome to my YouTube channel Pharma Learning. So today I am going to discuss about the role of diuretics in hypertensions. So we will discuss about the hypertensions. So what is hypertensions? Before I will tell you what is high blood pressure. So it means it is the pressure which is exerted on the wall of your arteries. तो जब भी आपकी आर्टरी में प्रेशर बढ़ता है उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और सस्टेन्ड इंक्रीज इन दिस प्रेशर इन द वॉल ऑफ योर आर्टरी is called as a hypertension. So it means it is a sustained rise. It means for a 1 month, 2 month like that you are having a sustained increase in the blood pressure. तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन. एक नॉर्मल जो पर्सन है उसका जो बीपी होता है जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो दैट इज 120/80 mmHg. इट मीन सिस्टोलिक हमारा 120 mmHg है और डायस्टोलिक इज 80 mmHg. So what are the types of hypertension? Basically there are two types. One is called as a primary hypertension, also called as a essential hypertension. Hypertension also called as a idiopathic hypertension. So it means cause is not known. आइदर आपको जेनेटिकली ऐसा हो रहा है कि यू आर जेनेटिकली इन योर फैमिली यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, जहाँ आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, जहाँ आप ओबीज हैं तो देयर आर सम फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन. The second part is called as a secondary hypertension. Secondary mean what you are taking. आप क्या खा रहे हैं? हाई सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं. अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा क्रोनिक टाइम के लिए अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो that is responsible for the secondary hypertension. So this is the classification of the hypertension as per GNC guideline 7. So what is normal blood pressure? It is 120/80 mmHg. In pre-hypertension, it lie around 120 to 139, 140 systolic and 80 to 89 diastolic. So that means this is the stage where you can become normal. और अगर अपना आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, सॉल्ट इनटेक कम नहीं करते तो आप इस साइड को चले जाते हैं टूवर्ड हाइपरटेंशन. तो जब आपको हाइपरटेंशन हो जाता है इसका मतलब आपका जो सिस्टोलिक बीपी है दैट इज मोर देन 140 एंड जो आपका डायस्टोलिक बीपी है दैट इज नियरली 90 mmHg. सो दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेज 1 and 2. तो इसका मतलब जब इससे ऊपर बढ़ता जाए तो उसको हम स्टेज में ले लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रोनिसिटी कि कितना का क्रोनिक है कितना का प्रॉब्लमेटिक है. तो आप उसको स्टेज 1 में ले लेते हो, देन यू गो फॉर द स्टेज 2. नाउ आई विल डिस्कस व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ हाइपरटेंशन. द फर्स्ट इज ओवर एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम. सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी बॉडी में एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक. सो पैरा मीन इट इज अवे फ्रॉम द सिंपैथेटिक. उसके अलावा क्या है आपकी बॉडी में? एक तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, उसके बिना जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक. इसको सिंपैथेटिक को हम कहते हैं एड्रीनर्जिक. क्यों? क्योंकि इसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनालिन है. और इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक. क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक में जो आपका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है. तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता चल गया कि हम सिंपैथेटिक को एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि उसका हार्मोन जो मेजर है एड्रीनालिन है. पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक कहते हैं क्योंकि उसका जो हार्मोन है वो एसिटाइल कोलिन है. तो कहने का मतलब जब भी कोई इंसान एक्सेसिव स्ट्रेस लेता है, जहाँ वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मीन वो अपना बिजी बहुत रहता है, जहाँ उसने अपना बिजनेस बहुत वाइड कर दिया, उस केस में उसका जो ब्रेन है कंटिन्यूसली वर्क करता है. तो उस केस में उसका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है. एक्सेसिव एंड लॉन्ग टाइम एक्टिवेशन ऑफ योर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम आपको चाहिए एक्टिवेशन के लिए फॉर द फाइट एंड फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक आपको चाहिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए। रात को सोते हो तो पैरासिम्पैथेटिक, डे टाइम मॉर्निंग से काम करते हो तो सिंपैथेटिक। तो जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है देन देयर इज अ रिलीज ऑफ दिस हार्मोन एड्रेनालिन फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन, बिकॉज इट एक्ट ऑन योर ब्लड वेसल, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल पे स्मूथ मसल्स होते हैं, वहां पे अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1। तो ये क्या करता है? अल्फा 1 पे एक्ट करता है और कैल्शियम डिपेंडेंट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करवा देता है। सो ड्यू टू द कैल्शियम डिपेंडेंट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन देयर इज ए वैसोकंस्ट्रिक्शन। आपकी जो ब्लड वेसल का ये जो ल्यूमन पार्ट है ये नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म बढ़ने से हाइपरटेंशन। सेकंड इज एंजियोटेंसिनोजन रास सिस्टम। तो आपकी बॉडी में एक रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो आपका एंजियोटेंसिनोजन है विच इज ए इनएक्टिव प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय योर लिवर, तो ये आपके ब्लड में आ जाता है। और कब एक्टिवेट होता है? जब आप कहीं डिजीज स्टेट से सफ़र करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। तो रेनिन आपका कहाँ से रिलीज होता है? इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द जेजी सेल ऑफ किडनी, जहाँ पे आपके होते हैं जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये क्या रिलीज करते हैं? रेनिन, RENIN। तो डियर फ्रेंड्स, RENNIN जो होता है इट इज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर मिल्क अब्जॉर्प्शन, और जो RENIN है वो आपको किस में चाहिए? एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1 फॉर्मेशन। तो आपका जब पैथोलॉजिकल स्टेट आता है, आपका बीपी बढ़ता है, तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंड दिस एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द किडनी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये आपके 3 मैकेनिज्म से बीपी बढ़ाता है, हाइपरटेंशन करता है। फर्स्ट है इट कॉज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। आपकी बॉडी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और वाटर का बढ़ा देगा, जिससे आपको पता है कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेकंड, वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है ये बाय रिलीजिंग सम एंडोथैलिन और बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड, इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? आपके किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, इन द ट्यूब्यूल्स इट इंसर्ट द पोरिन चैनल। एक चैनल होता है जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? ड्यू टू पोरिन चैनल आपके किडनी में सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों मैकेनिज्म जो हैं, एक ने क्या किया? एडीमा कॉज किया। क्यों? क्योंकि एडीमा वाज ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड अकमुलेशन इन योर बॉडी, और दूसरा किया बीपी बढ़ा दिया ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन, एंड थर्ड थिंग वाटर रिटेंशन इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। These 3 things lead to the hypertension. So next I am going to what are the drugs for the hypertension. The first choice, diuretics. So diuretics are categorized into 3 types. That is thiazide, high ceiling and potassium sparing diuretics. So dear friends, जो आपके diuretics हैं आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि how we can use diuretic in hypertension. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जब भी आप देखें तो डाइजुरेसिस मीन यूरिन फॉर्मेशन, आपके यूरिन का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज ए डाइजुरेसिस। सो डाइजुरेसिस मीन वो ड्रग्स विच आर कॉल्ड एज ए वाटर पिल्स, जो आपके वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में क्या करता है? एडिमा। सो एडिमा मीन स्वेलिंग, एडिमा मीन पफनेस। सो पफीनेस आ जाना आपके टिश्यूज में। ये क्यों होता है? ये ड्यू टू लीकेज ऑफ योर ब्लड वेसल। आपकी ब्लड वेसल से फ्लूइड लीकेज हुआ, बाहर की तरफ आया, जहाँ आपकी ब्लड वेसल को इसने रप्चर किया
थोड़ा सा फाड़ दिया, जहाँ आपका ब्लड वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, वो प्रेशर से ही बाहर लीक हो गया, तो इसलिए आपके केस में एक सेरिब्रल एडीमा हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, पेरिफेरल एडीमा हो जाता है, और फोर्थ वन आ जाता है मैकुलर एडीमा, जो रेटिनोपैथी कॉज करता है। तो डियर फ्रेंड, 4 तरह का एडीमा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डायूरेटिक, और हाइपरटेंशन के केस में हम ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डायूरेटिक। तो मैं आज के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये डिस्कस करूँगा व्हाट आर अदर ड्रग्स। सो लेट्स वी विल मूव टू this particular area where the antihypertensive drugs act. Some act on the brain centrally, some act on the heart, on the beta receptor which are present on the aorta, some act on the blood vessel due to presence of alpha 1 receptor on your smooth muscle, and some act on the kidney itself. Now let's we will move what is the function of kidney. तो आपकी किडनी आपके लिए क्या करती है, आपकी किडनी वेस्ट को बाहर निकालती है आपके बॉडी से। एसिड बेस होम्योस्टेसिस, आपका एसिड और बेस को बैलेंस करती है, ओस्मोलैरिटी बैलेंस करती है, सल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है जिससे ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है, और हार्मोन का सिक्रीशन जो है उसको मेंटेन करती है। नेक्स्ट आ जाएं कि आपकी डायूरेटिक ड्रग कहाँ कहाँ एक्ट करती हैं। सम एक्ट ऑन द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड tubule like carbonic anhydrase inhibitor, some act on the loop or diuretic on the loop of Henle, some act on the DCT distal convoluted tubule like thiazide, and some act on the potassium sparing diuretic on the collecting ducts। तो 4 एरिया पे आपकी ड्रग जो है वो एक्ट करती हैं। लेट्स मूव टू फर्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और वाटर भी होता है। व्हेन एवर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर react together, it form a carbonic acid, and carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase, it is converted into H positive and HCO3 negative ions. So this is problematic whenever H positive will be freely available। तो ये जो आपका H positive free available है, this is exchange with the sodium। तो हमें क्या करना है, we inhibit here where our वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो हम जो हमारा ड्रग है उसको हम क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को, और जब हम इनहिबिट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज को तो फ्री H पॉजिटिव अवेलेबल नहीं होता, जो सोडियम के साथ एक्सचेंज नहीं होता। अगर ये एक्सचेंज होगा तो सोडियम आपका अंदर जा रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, एक सोडियम जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसको रिटेन करता है। सो अगर आपकी बॉडी में सोडियम बढ़ेगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म हाउ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्ट ऑन द पीसीटी। तो ये आपका 60 to 70% वॉल्यूम विड्रॉ कर सकते हैं, इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे रीनल स्टोन फॉर्मेशन करता है बिकॉज इट कॉज योर यूरिन अल्केलाइन इट इंक्रीज द अल्केलिनिटी। देन हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम को विड्रॉ कर देता है बॉडी से, पोटाशियम लेवल कम हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में कम हो सकता है, और इन सम केसेस इट कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सो नेक्स्ट ड्रग्स विच आर कॉल्ड एज थायाजाइड, दे आर कॉल्ड एज ए सेफ ड्रग्स। तो इनको बहुत सेफ मान के चलते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, बिकॉज दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी बॉडी में जो थायाजाइड हैं दे एक्ट ऑन द पर्टिकुलर एरिया दैट इज DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपके DCT में एक्ट करते हैं फ्रॉम दिस एरिया पर्टिकुलरली थायाजाइड। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं DCT में, आपके ये DCT में आपका एक सिम्पोटर होता है जिसको आप कहते हो
सोडियम एंड क्लोराइड सेम डायरेक्शन में जो काम करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि थायाजाइड दे आर इनहिबिटिंग दिस सिम पोर्टल ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। तो अगर ये इनहिबिट हो रहा है तो सोडियम अंदर और क्लोराइड अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर की तरफ नहीं मूव करता तो इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा। अगर वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो आपका ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म हाउ दे एक्ट। नाउ ऑन द अदर साइड दे आर हैविंग सम साइड इफेक्ट्स। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं आपकी बॉडी में, जैसे हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम का कम हो जाना, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्स का बढ़ जाना, सल्यूट का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, लिटिल बिट ग्लूकोज का बढ़ जाना बिकॉज योर कंटिन्यू फेस विल बी लेस, सॉल्वेंट विल बी लेस। इम्पोटेंस, तो ये क्या करते हैं, इम्पोटेंस सेक्सुअल जो फंक्शन है उसको कम कर देते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन कर देते हैं। एंड सम टाइम एसोसिएटेड विद द गिनेकोमस्थिया, फीमेल लाइक करेक्टर भी आ जाते हैं, बट मेजरली दे कॉज इम्पोटेंस इन मेल्स। सो व्हाट आर द थर्ड टाइप ऑफ ड्रग विच आर कॉल्ड एज ए लूप डायूरेटिक। इनको लूप डायूरेटिक क्यों कहते हैं, बिकॉज दे एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनले, इस एरिया पे एक्ट करते हैं। इसको आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले, इसलिए इनको कहते हैं लूप डायूरेटिक। दूसरा इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाई सीलिंग डायूरेटिक बिकॉज अबव देन 60 mg दे प्रोड्यूस ए सीलिंग इफेक्ट। दैट मीन अगर आप देखें तो इनका रिस्पॉन्स जो है 40 mg, 60 mg, 80 mg, बट नॉट गो बियॉन्ड दिस इज कॉल्ड एज ए सीलिंग इफेक्ट। तो इनका सीलिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए इनको कहते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक। तीसरा इसमें लासेक्स जो टेबलेट आती है उसका मतलब होता है लासेक्स मीन इट वर्क फॉर 6 आवर्स। तो जो आपके थायाजाइड डायूरेटिक हैं दे कैन वर्क फॉर 2 to 3 आवर्स। जो आपका लूप डायूरेटिक है दे कैन वर्क फॉर 6 आवर्स। सो इट मीन देर कैन एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ वाटर। आपकी बॉडी से बहुत जो पानी है, जो फ्लूइड है, जो यूरिन है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान का जो GFR होता है दैट इज़ 120 to 125 ml पर मिनट, और 1 मिनट में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो होता है 25 से 30 ml एक इंसान का। इफ़ ही विल टेक ए 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर, एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी रहा है तो उसमें इतना आएगा। और ये क्या करते हैं आपके लूप डायूरेटिक लाइक फ्रूसीमाइड, इट एक्ट ऑन द को ट्रांसपोर्ट इनिबिटर सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम। तो एक ही डायरेक्शन में देखो, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है इस ल्यूमिनल एरिया में और इंटरनल ल्यूमेन में, और ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट दिस पंप सो दैट फ्रॉम दिस साइड दिस योर सोडियम विल बी एक्सक्रीटेड आउट। जब एक्सक्रीट होगा तो आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा, सेम ब्लड वॉल्यूम का लेवल भी कम हो जाएगा। सो दे आर यूजफुल डायूरेटिक इन केस ऑफ स्वेयर एडिमा कंडीशंस। क्यों? क्योंकि एडिमा को आप एक्सरसाइज से भी कम कर सकते हैं। जैसे आप लेट जाएं, अपनी लेग्स को सुबह शाम 3-4 बार ऊपर उठाएं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अपर साइड को बढ़ेगा। पल्मोनरी सेरिब्रल एडिमा जो है वो रिड्यूस हो सकता है एक्सरसाइज से भी। अगर नहीं हो रहा देन वी प्रेफर लूप डायूरेटिक्स। सो देयर आर सम साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। हाइपोकैलीमिया, ये तो सभी का ही है। अदर इज ऑटोटॉक्सिसिटी, अदर इज हाइपरग्लाइसीमिया, ऑटोटॉक्सिसिटी लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का बढ़ना, डिहाइड्रेशन से पोस्चरल हाइपोटेंशन, एक साइड को गिर जाना, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोकैलीमिया कैल्शियम का लेवल कम होना, हाइपोनेट्रीमिया लो लेवल ऑफ सोडियम, एंड सम टाइम दे कॉज कार्डियक डेथ बिकॉज दे स्वेयरली एक्सक्रीट वाटर फ्रॉम योर बॉडी। जब आपकी बॉडी से वाटर बाहर जाएगा तो क्या होगा, इमीडिएट वॉल्यूम विल फॉल डाउन। तो उससे क्या होगा, हार्ट विल अनएबल टू मेंटेन द प्रॉपर रेट ऑफ कंट्रैक्शन। उससे कई बार हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। दैट्स वाई फ्रूसीमाइड वी सिलेक्ट फ्रॉम द लोवेस्ट डोज 20-40 mg लाइक दैट। So another class which is important is called as potassium sparing diuretic.
पोटाशियम स्पेयरिंग आर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड। तो डियर फ्रेंड्स, स्पाइरोनोलैक्टोन इट वाज फाइंडिंग, ऐसा देखा गया था कि स्पाइरोनोलैक्टोन स्ट्रक्चरली सिमिलर विद द एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द पोरिंग चैनल्स, वहाँ पे पोरिंग चैनल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जो क्या करते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब। सो ये स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इट इनहिबिट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर इन द सेल एंड देयर बाय इनहिबिट द mRNA, दैट मीन प्रोटीन सिंथेसिस, देयर बाय inhibit the ATP synthesis by the mitochondria. If ATP will not be available, then these porin channel will not be upregulated. ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इनको आने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब ये नहीं होते तो उससे क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपका बंद हो जाता है। स्पाइरोनोलैक्टोन एक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म। सेकेंड ड्रग इज एमिलोराइड विच इज़ ए सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये तो पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि सोडियम को तो हमें इनहिबिट करना है बॉडी में जाने के लिए। सो दैट्स वाई अगर हम इनहिबिट करते हैं तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो ये क्या करते हैं, मेन इनका पोटाशियम स्पेयरिंग का रहता है गिनेकोमस्तिया एंड इम्पोर्टेंस। ये फीमेल लाइक करेक्टर जो है मेल में डेवलप कर देते हैं। गिनेकोमस्तिया, इम्पोर्टेंस सेक्सुअल डिजायर को प्रॉब्लम करना, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी इन फीमेल्स। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट द डायूरेटिक। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड इन द कमिंग टाइम आई विल डिस्कस with you about the other drugs. You subscribe this channel and all of you are welcome.